लीजिएगा, हमने ये जो सम्स बनाया हुआ एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड लिखी है, ठीक है। सम्स में जो भी नाम रहता है जनरली हम लोग वही फॉलो करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए थे लीवरेज, और हम लोग इसके मीनिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा समझे थे, फॉर्मूलाज में गए थे, फॉर्मेट देखे थे कि किस तरीके का फॉर्मेट का हम लोगों को जरूरत पड़ता है। जो लोग नहीं थे उस क्लास में तो वो मैंने डिस्कशन दे दिया यूट्यूब में, तो आप चाहो तो वो जाकर वहां से भी देख सकते हो। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए सुनने में या फॉर्मूला समझने में या कॉन्सेप्ट समझने में तो आप आके यहाँ पर पूछ लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी उसी चीज को फिर से रिपीट करेंगे तो क्लास उसी में चली जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए थे लास्ट क्लास में, तो इस क्लास में एक दो सम्स देख लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन भी समझ में आ जाए, और एग्जाम में जब करने जाएं तो वहां पर तो मेनली हम लोगों को कैलकुलेशन ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप लोगों के सामने होगा। सम्स में जो भी नाम रहे वो आप इन द बुक्स ऑफ में लिख सकते हैं, या कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड की जगह जो भी सम्स में रहेगा वो लिख देंगे, है ना। इंफॉर्मेशन में देखना, इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन पढ़ो मनीष। इंफॉर्मेशन सबसे पहला क्या मेंशन कर रहा है, एकदम एक्टिव रहिएगा हमेशा, क्योंकि किसको पढ़ने के लिए बोला जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो आपको क्या है ना, रेडी रहना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं और हम इनके साथ साथ चलते रहे, ठीक है। अब ये बोलने के बाद आप क्वेश्चन ढूंढना शुरू कर देंगे तो ये क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। पढ़िए। Equity share capital, Chirag Limited 6 lakh, 12% debentures 4 lakh. ओके, ये इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, इसकी जरूरत हम लोगों को पड़ती है अगर हम लोग ईपीएस निकालते हैं। लास्ट क्लास फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने, ईपीएस अगर हम लोग निकालते हैं तो उसमें जरूरत पड़ता है ईएस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर सम्स में नहीं होता है तो वो इक्विटी शेयर्स को देखकर वहां से लिया जाता है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पढ़िएगा क्या क्या है। 12% debentures output per annum. 12% डिवेंचर है। 12% डिवेंचर का यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे, डिवेंचर या लोन जब दिया रहता है तो डिवेंचर या लोन का यूज हम लोग करते हैं इंटरेस्ट निकालने के लिए, और जो इसके साथ रेट जुड़ा रहता है ना 12% है, तो जितने का डिवेंचर होगा उसका 12% हम लोग इंटरेस्ट के जगह पर ले लेंगे। उसके बाद उन्होंने पढ़ा आउटपुट, नोटिस किए आउटपुट का मतलब क्या है, सिंपल सेंस में आउटपुट को हम लोग बोलते हैं सेल्स, ठीक है। तो सेल्स के जगह पर हम लोग ये आउटपुट वाला फिगर लेंगे, लेकिन आउटपुट जो दिया हुआ है वो आपका यूनिट्स में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यूनिट्स के साथ हम लोगों को रेट मल्टीप्लाई करके तब लेना होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत लोग समझ रहे होंगे, और जो लोग एकदम नहीं समझते उनके लिए क्लेरिफिकेशन दी जा रही है। आगे पढ़िए, क्या इंफॉर्मेशन है। Selling price per unit. सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, इसी के साथ हम लोग आउटपुट का मल्टीप्लाई करेंगे। फिर Fixed cost per annum. फिक्स कॉस्ट तो डायरेक्ट दिया हुआ है अमाउंट में, तो हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे। Variable cost per unit. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी हम लोग यूज करेंगे, पर यूनिट है ना, तो आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करके लेंगे, ठीक है। फिर You are required to calculate degree of operating leverage, degree of financial leverage and combined leverage. ओके, तो हम लोगों का जो बेसिक डिस्कशन था कि लीवरेज के अंदर में जो सबसे बेसिक चीज पूछी जाती है वो 3 लीवरेज पूछी जाती है, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। तो ये वाला जो सम्स है वो आपका इसी बेसिक पार्ट के ऊपर है। फिर धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और भी फॉर्मूलाज के साथ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन देखेंगे। और मैंने लास्ट क्लास एक बात कही थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या कहा था कि लीवरेज वाले चैप्टर के अंदर जो भी फॉर्मूलाज आपको लिखवाया गया है ये ध्यान रखिएगा, उसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला यूज होगा। मन में क्वेश्चन आएगा कि वो फॉर्मूला फिर आपने क्यों नहीं लिखवाया, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग सैम 4 में मार्जिनल कॉस्टिंग एक चैप्टर पढ़े थे। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का, फिक्स कॉस्ट निकालने का, वेरिएबल कॉस्ट निकालने का, वो सारा फॉर्मूलाज आपको लीवरेज में भी जरूरत पड़ सकता है, समझे। तो हमने रिपीट करके वो सारी चीजें नहीं लिखवाई। आप मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर एक बार देखिएगा, एटलीस्ट उसके फॉर्मूलाज देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी जरूरत भी आपको लीवरेज वाले चैप्टर में पड़ सकती है, ठीक है।
अब एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। सिंपल फॉर्मेट है, अगर आपको सम समझ में आ गया तो कैलकुलेशन एकदम इजी लगेगा। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। मन में एक क्वेश्चन आया कि इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाएंगे, तो सिंपल सा आंसर है कि जो आप डीओएल, डीएफएल और डीसीएल निकालोगे उसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो पहले आपको इनकम स्टेटमेंट बनाकर निकालनी होगी। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट में हम लोग सबसे पहले लिए सेल्स, आउटपुट दिया था, मल्टीप्लाई कर दिए यूनिट से। पहले का आउटपुट दिया 60,000 इंटू 30 ले लिए और दूसरे का 15,000 इंटू 250 ले लिए। सेल आ गया, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, इनफैक्ट आप लोग ही बताए हैं। लेस कर दिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का भी आउटपुट वही लिए 60,000 इंटू 10 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट दिया था सम्स में, और 15,000 इंटू 75 रुपीज सेकेंड वाले का लिए। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हम लोग सेल्स में से माइनस कर देते तो क्या मिल जाता है अपने को, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद सम्स में डायरेक्ट दिया हुआ था फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट माइनस किए, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कहीं कहीं ईबीआईटी लिखा रहेगा, कहीं कहीं पीबीआईटी लिखा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल गया। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन डेट, या इसको हम लोग फाइनेंशियल चार्जेस भी बोलते हैं। लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेना है या डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट लेना है। तो सम्स पढ़ते समय मिला था ना 12% डिवेंचर, वो 12% रेट था। अमाउंट कितना था, पहले वाले में 4 लाख, तो 4 लाख का 12% लिए 48,000 और 6,50,000 का 12% लिए, कितना आ गया 78,000। ठीक है, माइनस करने के बाद जो फिगर हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स या ईबीटी। इसमें से हम लोग माइनस करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, तो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, और उसमें से हम लोग माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, तब आता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन इस सम्स में कॉर्पोरेट टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, तो हम लोग यहीं तक अपना फिगर क्लोज कर दिए। और वैसे भी तुम अगर थोड़ा सा पढ़कर आए होगे तो तुम्हारा माइंड बोलेगा कि हम लोगों को ना टैक्स वाला और ईएटी वाला और प्रेफरेंस डिविडेंड वाला और ईएईएस वाले का इस सम्स में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डीओएल, डीएफएल और डीसीएल निकालने के लिए उन सब चीजों की ऐसे भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। समझ रहे हैं? तो अगर सम्स में डीओएल, डीएफएल, डीसीएल पूछता और वो कॉर्पोरेट टैक्स दिया भी रहता तो हम लोग उसको यूज नहीं करते, छोड़ देते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमारी जो चीज पूछी गई है वो यहीं तक हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। आप देख लो नीचे, पहला क्या पूछा था, डीओएल। डीओएल का फॉर्मूला क्या लिखे हैं, C/EBIT। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आपको पता है, दोनों का दिख रहा है, और ईबीआईटी भी आपको पता है, दोनों का डिवाइड कर दिए। डिवाइड करके फर्स्ट वाले का निकल गया 2.4 और सेकंड वाले का निकल गया 2.14। दूसरा वाला देख लीजिए, डीएफएल। डीएफएल का फॉर्मूला हम लोग क्या डिस्कस किए थे, EBIT/EBT। EBIT यहाँ दिख रहा है आपको दोनों का, और EBT यहाँ पे दिख रहा है दोनों का। तो EBIT डिवाइडेड बाय EBT, डिवाइड करके फर्स्ट वाले का आया 1.10, सेकंड वाले का आया 1.06। तुम लोग चाहो तो पॉइंट के बाद 3 फिगर भी ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला है डीसीएल। तो डीसीएल का फॉर्मूला हम लोग लेते हैं C/EBT। किसी को याद है, इसका एक और फॉर्मूला लिखवाए थे। डीसीएल का एक और फॉर्मूला था क्या, डीओएल इंटू डीएफएल। तो आप डीओएल इंटू डीएफएल करके भी ले सकते हो और C/EBT करके भी ले सकते हो, दोनों ही केसेस में तुम्हारा रिजल्ट सेम आएगा। और हम ले लिए C/EBT करके, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ हम लोगों को मिला था, दिख रहा है आपको, और कंट्रीब्यूशन ये है, और ईबीटी हम लोगों का ये लास्ट में है। डिवाइड कर लिए, फर्स्ट वाले का आ गया 2.65 और सेकंड वाले का आ गया 2.28। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज आपको दिखा कि हम लोगों की जो जरूरत थी वो ईबीटी तक की थी। अगर सम्स में टैक्स दिया भी होता तो हम लोगों को लेने का कोई खास जरूरत नहीं था। क्लियर है? अभी क्या, ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखकर ही सेम आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो वो रहेगा आपका होमवर्क। 3 नंबर रहेगा आपका होमवर्क, और 4 नंबर क्वेश्चन में एक तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आएगा, तो वो 4 नंबर क्वेश्चन अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इसको एक बार देख लीजिए, अगर मन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ मूव करेंगे। ठीक है,
तो अभी क्या है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल ही है, वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। एक बार पढ़कर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर करा देंगे हम बाद में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग एक बार, क्वेश्चन में पढ़कर देख लेता हूँ। ज्योति इंडस्ट्रीज ऑफ कोलकाता फर्निश यू द फॉलोइंग डेटा। और डेटा क्या क्या दी हुई है? इक्विटी है 20 लाख का, डेप्ट बाय इक्विटी दिया है 0.5/1, देखा। एक बार यहाँ देखिएगा बोर्ड पर, जो हम लोग पिछले सम्स किए थे ना, उसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लिए थे। तो इस सम्स में डिवेंचर दिया हुआ था और रेट भी दिया था, तो डायरेक्ट निकाल लिए। लेकिन इस सम्स में क्या बोला है? इक्विटी बाय डेप्ट इक्वल टू 0.5/1। इक्विटी दिया है, डेप्ट नहीं दिया है। जब तक तुम डिवेंचर निकाल नहीं लेते, डेप्ट निकाल नहीं लेते, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा? डेप्ट निकाल लेना होगा, तब हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। और वो बहुत टफ भी नहीं है, जब इक्विटी दिया है और रेशियो दिया है तो डेप्ट निकल जाएगा। हम लोग एक एक लाइन लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। रेशियो क्या दिया है डेप्ट बाय इक्विटी का? 0.5/1। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 1 और डेप्ट इक्वल्स टू 0.5 इंटू इक्विटी भी सम्स में दिया था। कितना दिया? इक्विटी दिया आपका 20 लाख, है ना। तो हम लोगों का डेप्ट कितना आ गया? 10 लाख। सही है। आगे का इंफॉर्मेशन देखिएगा, तो आगे मेंशन कर रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% ऑन इक्विटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही हम लोग ईबीआईटी बोलते हैं, डिस्कस किया था मैंने जब कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो रहा था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी सेम चीज होता है। तो ईबीआईटी समझ में दे दिया है डायरेक्ट 20% ऑन इक्विटी। फिक्स कॉस्ट दे दिया है 1 लाख। यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड दिया है 10,000 यूनिट्स हम लोग सोल्ड किए हैं। रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स दिया है 50%। कॉर्पोरेट टैक्स का भी इसमें रेट दिया है, टैक्स की भी हम लोगों को जरूरत पड़ सकती है सम्स में। और क्या दिया है? वैल्यू ऑफ शेयर्स ₹100 ईच। एक शेयर का दाम 100 रुपया है, ये भी मेंशन किया है। और फाइंड आउट क्या क्या करना है, लास्ट लाइन देख लीजिएगा। फाइंड डीओएल, डीएफएल, डीसीएल, ये तो हम लोग लास्ट सम्स में बनाए थे। इसमें एक्स्ट्रा क्या पूछ दिया है? बी नंबर पॉइंट देखिएगा, ब्रेक इवन क्वांटिटी, और लास्ट एक पूछा है ईपीएस, ठीक है। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी और ईपीएस हम लोगों को एक्स्ट्रा इसमें कैलकुलेट करना होगा। अब आप सोचिए, जब ईपीएस कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोगों को ईएईएस तक जाना होगा, और ईएईएस तक जाने के लिए आपको टैक्स पता होना चाहिए। तो टैक्स रेट जो इसमें दिया है उसका यूज होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, इसमें जो ब्रेक इवन क्वांटिटी पूछा है, अगर आपको सारी चीजें याद रहेंगी ना दिमाग में, तो सम्स पढ़ते ही तुम्हारा माइंड बोलेगा कि हाँ ये चीज मेरे को चाहिए। ब्रेक इवन क्वांटिटी बोला है, जैसे ही वो लाइन आप पढ़ोगे, अगर आपको याद है फॉर्मूला, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसका मतलब हम लोगों का सम्स में फिक्स कॉस्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? चैप्टर का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, रूल्स बिना कुछ लिए हुए सम्स उठा लोगे बनाने के लिए, आपको दिक्कतें होंगी। पहले उसकी चीजों को दिमाग में रखो, फिर सम्स में आओ, आपको लगेगा कि प्रोसेस बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करें? ईपीएस निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, निकाल लेते हैं, मिल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स लिख सकते हैं आप साथ साथ, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स इक्विटी हम लोगों का दिया है 20 लाख का, दिया है ना। और सम्स के लास्ट में लिखा था कि एक शेयर का दाम कितना है? 100 रुपया। तो आप 20 लाख को 100 से डिवाइड कर दोगे, 2 जीरो कट जाएगा और मिलेगा कितना? 20,000 शेयर। देखा, हम लोगों को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चाहिए,
लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए तो पहले कंट्रीब्यूशन निकालना होगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आपको याद हो। कंट्रीब्यूशन नहीं भी याद है तो आप एक बार बोर्ड पर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है कंट्रीब्यूशन। लेकिन इस सम्स में सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है, तो आप एक बार बैक कैलकुलेशन सोचो। यहाँ से ईबीआईटी तो दिया है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला था ना 20% ऑन इक्विटी, तो ईबीआईटी दिया है और फिक्स कॉस्ट दिया है। जब हम लोग बैक जाते हैं ना तो प्रोसेस को उल्टा लेते हैं, ईबीआईटी से फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो भी हम लोगों को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लिख के देखते हैं। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू ईबीआईटी, या इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप लिख सकते हो, प्लस फिक्स कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट सम्स में कितना दिया था, 20% ऑन इक्विटी बोला था ना, 20% ऑन 20 लाख, प्लस फिक्स कॉस्ट कितना दिया सम्स में, 1 लाख। आप लोग भी देख लीजिएगा, 1 लाख दिया है ना। तो ये हम लोग ऐड करके ले रहे हैं, 20 लाख का 20% कितना आ जाएगा, 4 लाख, और प्लस 1 लाख जोड़कर हम लोगों का कंट्रीब्यूशन आ गया कितना, 5 लाख। और ये कंट्रीब्यूशन जो 5 लाख आया है वो अमाउंट में आया है ना, अमाउंट में आया है। अगर पर यूनिट निकालना चाहें तो वो भी निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। सम्स में दिया था 10, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोगों का 5 लाख है और यूनिट सोल्ड है कितना, 10,000। 4 शून्य कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ₹50। ठीक है, अब हम लोग बना लेंगे एक इनकम स्टेटमेंट। यहां तक आप लोग लिख लीजिए फटाफट। लिखिए, ओके। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। और ये इनकम स्टेटमेंट हम लोगों का सेल्स से नहीं चलेगा, सेल्स दिया भी नहीं था और सेल्स की कोई जरूरत भी नहीं होगी। इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे पार्टिकुलर, और एक ही अमाउंट का कॉलम लेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि सम्स में दिया हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी दिया था 20% ऑन इक्विटी, जो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दिख रहा है आपको, ये 4 लाख का है ना। लिखते हैं हम लोग यहाँ पर 4 लाख। इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। सम्स में डेब्ट नहीं दिया था तो हम लोगों ने निकाला है ना, डेब्ट यहाँ निकाला 10 लाख का, दिखा। और सम्स में देखो एक रेट दिया होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर रेट कितना दिया है, 10%। तो 10 लाख का 10% इंटरेस्ट आ गया कितना, 1 लाख। माइनस कर देंगे तो 3 लाख हम लोगों को मिल जाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर
टैक्स। ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कितना परसेंट दिया था? कॉर्पोरेट टैक्स दिया है 50%। ठीक है, वो 50% किस पर अप्लाई होता है? ईबीटी पर अप्लाई होगा। किस पर अप्लाई होगा? ईबीटी पर। तो 3 लाख का 50% हम लोग निकालेंगे, आएगा 1,50,000, है ना। तो माइनस करके आ जाएगा 1,50,000। इसको हम लोग बोलेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी। ठीक है, ईएटी से हम लोग लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। अब सम्स में प्रेफरेंस डिविडेंड दिया ही नहीं है, न प्रेफरेंस शेयर्स दिया है और न उसका डिविडेंड का चर्चा है। तो यहाँ हम लोग लेस कर देंगे और हम लोगों को यही फिगर नीचे मिल जाएगा 1,50,000, जिसको हम लोग नाम देंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, आप लोग पूरी लाइन लिख दीजिएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, EAES। ठीक है, अब जब सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए तो आप एक एक चीज करके फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। जैसे सबसे पहले हम पॉइंट नंबर ए लिखते हैं। पॉइंट नंबर ए में हमसे पूछा गया था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, DOL, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपने निकाले थे 5 लाख और EBIT हम लोगों का है 4 लाख। डिवाइड करके बताएं आप लोग कितना आ रहा है? 1.25 आया है क्या? कैलकुलेशन करके देखना। DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, क्या फॉर्मूला है? EBIT बाई EBT। तो EBIT बाई EBT करेंगे। EBIT हम लोगों का आया है 4 लाख और EBT हम लोगों का आया है 3 लाख। डिवाइड करके बताइए। 1.333 और ए नंबर पॉइंट में तीसरा चीज पूछा है आपसे DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, तो C बाई EBT ये ले लिए। अब C बाई EBT कंट्रीब्यूशन आपका कितना है? 5 लाख का, है ना, और EBT कितना है? 3 लाख का। 1.667 ले लेते हैं, है ना। 2-3 लोग निकाल के देखना, क्योंकि कोई एक बच्चा गलत भी कर सकता है, बाद में ब्लेम करोगे आप गलत करवा दिए, तो बेटर है हम लोग चेकआउट करते हुए चले। ठीक है, ये ए नंबर पॉइंट में पूछा था। बी नंबर पॉइंट में क्या पूछा था हम लोगों से? ब्रेक इवन क्वांटिटी, है ना। अच्छा, यहां पर मैं लिखूं, दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी, या आप लोग सुनकर भी लिख सकते हो। ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लिख दीजिए फिक्स कॉस्ट ये देख लीजिए आप लोग, लास्ट में डिवाइड करके EAES डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके कितना आ रहा है हम लोगों का? 7.5। आप लोग एक बार इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, 7.5 आना चाहिए। तो लास्ट वाला जो सम्स हम लोग किए थे उसमें हम लोगों का क्या क्या सिर्फ निकालना था? DOL, DFL और DCL। लेकिन इस सम्स में हम लोग क्या क्या निकाले? DOL, DFL, DCL, ब्रेक इवन क्वांटिटी। ब्रेक इवन क्वांटिटी आप देख रहे हो, फॉर्मूला पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट सम्स में दिया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग यहाँ पर निकाले थे ₹50 दिख रहा है। और डिवाइड करके जो इसका आंसर देना है वो आंसर हम लोग किस में देंगे? यूनिट्स में देंगे। कितना यूनिट्स आया हम लोगों का? 2000 यूनिट्स। और लास्ट में एक पॉइंट पूछा था हम लोगों से EPS, तो EPS के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है EPS इक्वल्स, फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? EAES डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। EAES हम लोग यहाँ पर निकाले 1,50,000 और डिवाइड करते हैं इसको नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग यहाँ पर निकाल लिए थे स्टार्टिंग में ही 20,000 शेयर्स। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20,000 शेयर्स करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगा कितना? 7.5।
5। आप ये कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा और पूरा सम्स 1 मिनट आप लोग फिर से देख लो, ओवरव्यू कर लो। अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो एक बार फिर से पूछिएगा, मैं फिर से उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।